सो स्टूडेंट, आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था अबाउट द बोर्स एटॉमिक मॉडल। हम लोगों ने उससे एटम का कैसे मॉडल होगा ये समझा था, एज वेल एज हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि बोर्स के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ के रखा था। बट इंस्पाइट ऑफ दैट हम लोगों को बोर्स के मॉडल से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसे हम लोग कह सकते हैं रिजल्ट्स ऑफ द बोर थ्योरी। बराबर है, इससे हम लोग रिजल्ट्स ऑफ द बोर थ्योरी कह सकते हैं, या फिर सिग्निफिकेंस हम लोग कह सकते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ बोर्स थ्योरी। नाउ सिग्निफिकेंस और रिजल्ट्स, हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है फ्रॉम बोर्स थ्योरी, ये हम लोग समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन आप लोगों को मिलता है वो मिलता है स्टेबिलिटी, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सोचिए, आप लोगों को जो बोर्स ने मॉडल दिया, उस बोर के मॉडल के बारे में पता करिए। सपोज दिस इज न्यूक्लियस, तो दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकेंड ऑर्बिट, दिस इज थर्ड ऑर्बिट एंड दिस इज द फोर्थ ऑर्बिट। पता है आपको, दिस इज n इक्वल टू 1 2 3 4। हमें ये भी पता है कि ये k होगा, ये l होगा, ये m होगा और ये क्या होगा, n होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के लिए मैंने आप लोगों के सामने ये डायग्राम क्यों बनाई, पहले ये समझते हैं। जरा सोचो, अगर हम लोग बोर्स के पोस्टुलेट्स की तरफ ध्यान दें तो हमें बोर्स भाई साहब ने ये बता के रखा है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है, जिसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने इस पॉइंट को थोड़ा अलग तरीके से सोचा, मान लीजिए कि आपने एटम को डिस्टर्ब नहीं किया। अगर आप लोग एटम को डिस्टर्ब नहीं करते हो तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो एक ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा। बराबर है, उसकी एनर्जी कम ज़्यादा होगी क्या? बिल्कुल नहीं। एंड जब एनर्जी उसकी कम ज़्यादा नहीं होगी तो ऐसे केस में एटम क्या बन जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा। इसलिए हम लोग मानते हैं कि बोर्स के मॉडल के द्वारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल दिया गया, वो काफ़ी हद तक कैसा है, स्टेबल है। दूसरा हम लोग चलते हैं इसका इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी नो दैट कि इलेक्ट्रॉन जो है ये फिक्स सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जिसे हम लोग n से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो किसी भी ऑर्बिट में, सपोज हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, n की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। तो किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, तो इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला -2 पाई स्क्वायर इंटू m इंटू z स्क्वायर इंटू e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। वेयर यहाँ पर सारी की सारी टर्म को समझने की कोशिश करिए। पाई एंड h, इसे तो आप लोग जानते हैं ये है कॉन्स्टेंट्स है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो En मैंने लिखा, इसे हम लोग कह सकते हैं एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। बराबर है, ये क्या हो गया, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। नाउ अगर हम लोग z की बात करें तो z क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। z क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम अगर हम लोग z की बात करते हैं तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। नाउ प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू देखिए, h इज व्हाट, इट इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अगर ये प्लैंक्स कांस्टेंट है तो इसकी जो वैल्यू है ये 6.256 ऐसे कुछ हो सकती है। बराबर है, इनटू 10 टू द पावर -27 अर्ग्स। आप लोगों ने अर्ग सेकेंड, आप लोगों ने इस वैल्यू को जूल सेकेंड में पढ़ के रखा है। फ्रेंड, जूल सेकेंड में क्या होता है, ये होता है -34 होता है। एंड इसे हम लोग राउंड अप करके इतना भी लिखते हैं 6.626, राइट। तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। अगर हम लोग m की बात करते हैं तो m इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग देते हैं 9.10 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। E, इट इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बराबर है, दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग यहाँ पर अलग यूनिट में देते हैं, ये होता है दैट इज 4.80294 इंटू द पावर -10 ESU। ये ESU क्या है सर, तो इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है।
क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। अगर आप लोगों ने इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ पर सबमिट कर दिया, इन सब की वैल्यूज़ को अगर आपने यहाँ पर सबमिट कर दिया तो En इज इक्वल टू आपको मिलता है 2.18, आपको 2.178 ये वाली वैल्यू मिलती है एक्चुअली, लेकिन राउंड अप करें तो कितना हो जाएगा 2.18। तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर -11 डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा यहाँ n स्क्वायर, और ये जो वैल्यू मिलती है ये वैल्यू किस में मिलेगी, आपको अर्ग में मिलेगी, ये वैल्यू आपको अर्ग में मिलेगी। नाउ इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते समय ज़रा ध्यान देंगे कि ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू जूल में भी हो सकती है, और जूल में ये होता है इतना, राइट। ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई, जूल पर एटम में हो गई अब, ठीक। नाउ अगर हम लोग यहाँ देखें तो एक रिलेशन आपको मिल सकता है कि 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल होता है। एक अर्ग का मीनिंग क्या होता है, 10 टू द पावर -7 जूल। एंड अगर यही वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये जो वैल्यू होती है ये होती है 13.6, राइट। En इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना है कि हमारे पास ऑप्शन किस यूनिट का है, ऑप्शन किस यूनिट का है, इसके हिसाब से आप लोगों को सोचना है कि कैसे आंसर निकाल के देना है। आप लोगों के पास तो 3 यूनिट में इसकी वैल्यू आ गई, दैट इज अर्ग में भी आ गई, देन अर्ग के बाद जूल में भी आ गई, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आ गई। तो बोर थ्योरी का ये इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है कि हमें कहता है कि यहाँ पे रहने वाले ऑर्बिट का, यहाँ पे रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल के दो, या फिर यहाँ पे रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल के दो। तो इट इज़ पॉसिबल, हम लोग कैलकुलेट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये हो गया सेकेंड रिजल्ट ऑफ द बोर थ्योरी। अब चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ, दैट इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं उस ऑर्बिट का जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है, रिवॉल्व होता है। जरा देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब वहाँ पर घूमता है तो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा, बराबर है। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो ऐसे केस में जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं इसे हम लोग कहते हैं कूलोम्बिक फोर्सेस। क्या कहते हैं, कूलोम्बिक फोर्सेस। एंड कूलोम्बिक फोर्सेस की अगर बात करें तो ये होता है Ze²/r²। एंड जब इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होता है तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गिवन बाय द इक्वेशन दैट इज mv²/r। एंड अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, जब इलेक्ट्रॉन वहाँ पर घूम रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो ये दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल है तब बच इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या होता रहेगा, घूमता रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी ये दोनों के दोनों क्या हो गए, फिर इक्वलाइज हो गए। तो Ze²/r² इज इक्वल टू mv² क्या बन गया, r। सो देयरफॉर यहाँ से r की वैल्यू देखिए, ये r² है, मतलब r इंटू r है, तो एक r कैंसिल हो गया। इस r को यहाँ भेज दो, ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, तो ये हो गया Ze²/mv², राइट। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन mvr इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा है nh/2π होता है, बराबर ना। nh/ क्या होता है, 2π होता है। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो nh/2π इंटू m इंटू r हो जाएगा ये। सो देयरफॉर v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
तो n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा ये। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखिए आप लोगों को क्या मिलेगा। r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करिए तो n स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, राइट। इसे अरेंज करने जाए तो ये क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर, ये वाला टर्म ऊपर भेज दीजिए 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो m यहाँ से एक कट जाएगा, बराबर है, और कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है क्या, नहीं। तो आपके पास ये अभी इक्वेशन आया। अब मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे ला सकता हूँ, देखिए अरेंज कर सकता हूँ, r अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाय क्या है, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। नाउ ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर मतलब क्या, आर इंटू आर, तो ये लीजिए 1 अपॉन आर हो गया, तो 1 अपॉन आर हो गया, सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू व्हाट, तो इसका रेसिप्रोकल करिए तो ये क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू एम। तो ये है रेडियस निकालने का फॉर्मूला, हो गया। यहाँ तक हम लोग पहुँचे, रेडियस निकालने का फॉर्मूला मिल गया। लेकिन जरा सोचिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज कांस्टेंट है ना, कुछ वैल्यूज कांस्टेंट है। अब ये जो कांस्टेंट की वैल्यूज है, इन कांस्टेंट की वैल्यूज को अगर आप लोगों ने पुट किए तो, जैसे सपोज करिए कि आप लोगों ने h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर दिया, z फॉर हाइड्रोजन पुट कर दिया, देन उसके बाद m है, मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है, एंड देन e, इन सब की वैल्यूज को अगर आप लोगों ने पुट कर दिया तो इसका जो आंसर आपको मिलता है, ये मिलता है 0.53 इंटू एन स्क्वायर, 0.53 इंटू एन स्क्वायर, और इसका जो यूनिट आपको मिलता है ये मिलता है एंगस्ट्रॉम। मीन्स व्हेन n इक्वल टू 1 तो r इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट की अगर बात करें तो ये कितना हो गया, 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसे हम लोग बोर्स रेडियस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोर्स रेडियस कहते हैं। देन फॉर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स, अगर इसे दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई कराना है तो दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर अगर अप्लाई करेंगे तो आप z को कैंसल आउट नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड है। तो ऐसे केस में आप लोग उस ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमते रहता है, रिवॉल्व होते रहता है। अब फोर्थ एप्लीकेशन को समझते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी किसकी, तो इलेक्ट्रॉन की। कहाँ पर, पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर। अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होता है, mv स्क्वायर इज इक्वल टू nh बाय ट्वाइस पाई होता है। सो देयरफॉर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, nh डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई इंटू m इंटू r, ठीक है। बट आप लोगों ने r की वैल्यू तो निकाल कर देखी है अभी भी, देखिए क्या है, n स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू एम है। सो सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू,
देयरफॉर V क्या बन जाएगा, तो NH अपॉन 2πm, R की वैल्यू पुट करिए। तो अगर R की वैल्यू देखें तो ये दिख रहा है n² h² डिवाइडेड बाय ZE² इंटू 4π² इंटू m। इसे अरेंज करने जाए तो इस टर्म को पहले ऊपर भेज दीजिए, फिर देखते हैं क्या कैंसिल आउट होता है। तो NH इंटू ZE² इंटू 4π² इंटू m डिवाइडेड बाय ट्वाइस बाय m इंटू n² इंटू h²। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक n, यहाँ से एक n, ये h, ये h, एक h चला गया। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो m बाय m कैंसिल हो गया, 4/2 यहाँ पर आ गया 2 एंड यहाँ से पाई कैंसल्ड आउट हो गया। तो ये क्या बच गया, सोचिए यहाँ पर अगर हम लोग v की बात करें तो v इज इक्वल टू बच गया ZE² बराबर है इंटू ट्वाइस पाई डिवाइडेड बाय, यहाँ से पाई कैंसिल हो गया था, डिवाइडेड बाय क्या बचा, NH बचा, राइट, ये वाली वैल्यू बची। सो यहाँ पर अगर आप लोगों ने वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दिया, दैट इज सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ E, पाई एंड H, राइट, ये वाली वैल्यूज फिक्स है। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर जो होता है ये होता है 2.188 इंटू 10 टू द पावर 8। अब न्यूमरेटर में क्या बचा z और डिनोमिनेटर में क्या बचा h। ये वेलोसिटी है, यहाँ पर हम लोग यूनिट देते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है। इनफैक्ट फर्स्ट ऑर्बिट अगर है तो इतनी वैल्यू रहेगी अगर z इक्वल टू 1 होता है तो ये एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन आ गया इसका बोर्स थ्योरी का। अब बोर्स थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को बनाकर देखते हैं जो हमें एंट्रेंस में हेल्प कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहला फॉर्मूला देखते हैं एनर्जी का। हाँ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऐसे देखते हैं, पता है आपको, दैट इज En इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस π² इंटू m इंटू e टू द पावर 4 इंटू z² डिवाइडेड बाय n² इंटू h²। तो इसका मतलब इस इक्वेशन से दिखता है कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ z² एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ n²। तो ऐसे केस में हम लोग इसका कंपैरिजन फार्मूला बना सकते हैं। इसका कंपैरिजन फार्मूला हम कैसे बना सकते, जरा सोचो। अगर इस फार्मूले के हिसाब से जाए तो E1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, दैट इज माइनस z² अपॉन n1²। बनेगा कि नहीं बनेगा, सोचिए, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। एंड E2 की अगर बात करें तो E2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो माइनस z² अपॉन n2²। तो इसे अगर आप लोग कंपेयर करते हैं तो देयरफॉर E1 अपॉन E2, तो E1 साइन तो कैंसिल हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इसे हम लोग क्या कहेंगे, राइट। अब यहाँ पर E1 लगाते तो ये हो गया Z1, ये हो गया Z2, दोनों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा Z1² अपॉन n1² डिवाइडेड बाय E2 की वैल्यू है, तो यहाँ पर अगर वैल्यूज को रखेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, दैट इज n2² अपॉन Z2²। ये कंपेयर करने के लिए कह सकता है जब दो एटम्स है, दो ऑर्बिट है और दो में से किसी एक की एनर्जी है, तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग एट इन्फिनिटी की बात करें तो एट इन्फिनिटी का मीनिंग क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ये काफ़ी दूर चला गया होगा, बराबर है ना। तो ऐसे केस में एनर्जी इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, ऑब्वियसली 0 बन जाएगी। तो एनर्जी अगर देखें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। तो इन्फिनिटी पे अगर आप लोग देखें तो एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, दैट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। यहाँ पर n की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत दूर गया। तो ऐसे केस में ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, बिकॉज एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एटम। इन्फिनिटी इनफाइनाइट डिस्टेंस है, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के क्या हो गया, चला जा चुका है। सो देयरफॉर ऐसे केस में आप लोगों को क्या वैल्यू मिलेगी, E इन्फिनिटी, मतलब एनर्जी एट इन्फिनिटी, ये हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
नाउ दूसरे फॉर्मूले के बारे में सोचिए। अगर हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखें तो हमने रेडियस क्या बना के दिखा, r इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये फॉर्मूला बना के दिखा है कि नहीं बना के दिखा है। एंड इसका जो यूनिट आया था, ये यूनिट क्या आया था, एंगस्ट्रॉन्ग आया था। इससे एक चीज साबित होती है कि r is directly proportional to n square and inversely proportional to z. So therefore r1 is equal to हम n1 square डिवाइडेड बाय z1 पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एंड r2 की अगर बात करें तो r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय z2 हो जाएगा। सो देयरफॉर आप इसे कंपेयर कर सकते हैं r1 बाय r2। तो r1 कितना है, n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय z1 एंड ये यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, z2 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर। तो हम लोग कंपेयर करके दूसरे रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर पहली रेडियस आपके पास फाइंड आउट आपके पास अगर दी है तो। ना आप लोगों को एक और फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है। हम लोगों ने ये पढ़ के रखा है कि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, बराबर ना। E इज इक्वल टू एच न्यू होता है एंड न्यू की अगर बात करें तो ये C अपॉन लैम्बडा होता है। ये क्या होता है, C अपॉन लैम्बडा। सो देयरफॉर E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा भी हो सकता है। मीन्स यू कैन से दैट कि डेल्टा E एनर्जी का डिफरेंस एच सी अपॉन लैम्बडा से दिया जा सकता है और डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 हो सकता है, हो सकता है E2 माइनस E1 हो सकता है। कैसे हो सकता है ये आप लोगों ने पढ़ के रखा है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो एनर्जी का डिफरेंस होगा एंड देयरफॉर डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। इसके अलावा आप लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ के रखा था, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 109677 इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर पढ़ा था ये। एंड मैंने आप लोगों को हिंट दिया था कि 1 अपॉन r की वैल्यू आपको कितनी याद करके रखनी है, 9111 एंगस्ट्रॉम। ये इतनी वैल्यू याद करके रखनी है। इससे हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आप लोगों को बराबर संभाल के रखने, अपनी कॉपी में नोट करके रखने। और संभाल के कहाँ रखने, कॉपी में नहीं, अपने दिमाग में संभाल के रखने हैं। अब इन क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 का कहना क्या है, जरा पढ़िए तो सही कि बोर्स रेडियस ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। 0.529 एंगस्ट्रॉम को हम लोगों ने 0.53 एंगस्ट्रॉम पहले ही राउंड अप करके पढ़ के रखा है। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेकंड शेल ऑफ हेलियम पॉजिटिव, बराबर है। अगर हम लोग देखें तो आपके पास दिया है बोर्स रेडियस का वैल्यू, दैट इज बोर्स रेडियस मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। तो ये कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ये राउंड अप करके इतना होता है। नाउ अगर आप लोग फॉर हेलियम के लिए देखें, हेलियम पॉजिटिव के लिए, तो Z की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। एंड रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू क्या है, 2 है। आपको क्या फाइंड आउट करके देना है, R की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। नाउ R इज इक्वल टू क्या पड़ा था, 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर अपॉन Z पड़ा था। तो 0.53 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z दैट इज 2। अगर आप लोग इसे देखें तो ये 4/2 हो गया, मतलब इसका डबल। तो ये कितना हो जाएगा, 1.06 एंगस्ट्रॉम का रेडियस हो जाएगा सेकेंड वाले ऑर्बिट का, राइट। ऐसा होगा, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। अब फोर्थ वाले का कहना क्या देखिए, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हेलियम +1, ठीक है। व्हाट इज द principal quantum number of hydrogen atom orbit if the electron energy is -3.4 electron volt, find the angular momentum of electron। बहुत सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके रखी है। पहले एक एक टर्मिनोलॉजी का मीनिंग समझते हैं। अगर हम लोग सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है
थर्ड शेल। कैसे कैसे थर्ड शेल होगा? N1 N2 N3, पहले इसमें गया इलेक्ट्रॉन और फिर यहाँ से यहाँ चला गया, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो गया? N3 हो गया। तो ऐसे केस में N की जो वैल्यू है ये क्या हो गई? 3 हो गई। एंड हीलियम पॉजिटिव है तो उसके लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? 2। अब एनर्जी कैलकुलेट करिए तो En इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन क्या होता है? N स्क्वायर। तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर 9, ये हो गया 4/9। अगर आप लोग इससे मल्टीप्लाई करते हो 4/9 के साथ और आंसर कैलकुलेट करते तो ये आता है 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। मतलब कौन से केस में? जब वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में रहेगा तब। नाउ E1 फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर आप लोग E1 फॉर हाइड्रोजन एटम देखें तो ये कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कि नहीं होता? ये आप लोगों ने थोड़ी देर पहले फॉर्मूले में डिस्कस किया। तो ऐसे केस में अगर आप लोग En निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा? E1 अपॉन n स्क्वायर। तो आपके पास En है, nth ऑर्बिट की वैल्यू आपको nth की क्या निकालनी है? एनर्जी तो निकालनी है ना? कितना दिया है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर n कितना आया? तो 3 था, है ना? n की वैल्यू क्या थी? 3 स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर। अब तो n फाइंड आउट करके देना है, कौन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड आउट करके देना है, मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करके देना है। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13.6 डिवाइडेड बाय 3.4। अगर आप लोग इसका रिलेशन देखें तो ये हो जाता है 4। n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या आ गई? n इज इक्वल टू 2 आ गया। नाउ एंगुलर मोमेंटम की अगर हम लोग बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे देते हैं? दैट इज mvr इज इक्वल टू nh अपॉन ट्वाइस पाई, बराबर है ना? nh अपॉन ट्वाइस पाई। तो यहाँ पर ये है 2 देन h एंड देन 2 पाई। ये कांस्टेंट्स है, ये तो चेंज नहीं होंगे, बराबर है? इसका आंसर चेंज नहीं होगा। अगर आप लोग h की वैल्यू देखें तो आप लोगों ने पढ़ के रखी है 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। पाई की वैल्यू भी आप लोगों ने पढ़ के रखी है। अब अगर हम लोग इसकी वैल्यू को देखते हैं तो ये जो आंसर है ये होता है 1.055 इंटू 10⁻⁻34। ये हमेशा याद रखना, मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर आप लोग अब इसका आंसर निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2.11, दैट इज 2.11 इंटू 10⁻⁻34। ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। यहाँ पर अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट किसका लागू होगा? इसका तो है नहीं, इसके पास भी नहीं है, तो इसी का लागू होगा। क्या हो जाएगा? जूल सेकेंड हो जाएगा। देन फिफ्थ वाले क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है कि कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव। एक क्वेश्चन है इसके अंदर। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास n की वैल्यू जो है ये कितनी है? 1, लेकिन हीलियम के लिए z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 फॉर हीलियम 2+। क्या फाइंड आउट करके देना है? एनर्जी फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या फाइंड आउट करके देना है? r। नाउ यहाँ पर एनर्जी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन क्या होता है? n स्क्वायर होता है। तो यहाँ -13.6 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर मतलब -13.6 इंटू 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर अगर देखें तो ये आता है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। सर अब ये हम लोग जूल में सॉल्व नहीं कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे अगर आपके पास ऑप्शन जूल वाले रहते। मुझे ये पता है, मैंने जहाँ से इस न्यूमेरिकल को उठाया है उसके पास ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के थे, सो मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व करना पड़ा। नाउ अब रेडियस कैलकुलेट करना है तो रेडियस इज इक्वल टू 0.53 इंटू क्या पढ़ा था आप लोगों ने? n स्क्वायर बटा z, बराबर है। तो 0.53 इंटू n स्क्वायर
उसी ऑर्बिट के लिए, मतलब 1 है, ये 1 स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 2, तो इसका हाफ करिए, ये 1/2, इसका अगर आप लोग हाफ करके देखें तो ये कितना हो जाएगा 0.265 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, राइट। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को ये सॉल्व करके रखने हैं।